हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ इमॉर्टल नाइन टेल फॉक्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलो इसे शुरू करते हैं। और गाइस, मैं 2 तारीख से 8 तारीख तक छुट्टी पे जा रही हूँ, तब तक मैं कुछ भी अपडेट नहीं करूँगी, तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। हमारा जो वांगची होता है ना, ये बहुत ज़्यादा बेचैन सा हो जाता है। ये मन में ये सोच रहा था कि जैसे भी ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो रही है, जैसे भी जाकर कौशी और सबको इन्फॉर्म करें। ये विंग को स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। ये 6 महीने कंप्लीट होने पे वापस से गौशी आते हैं, इसे मॉर्टल रेल्म से निकाल कर उनकी दुनिया में ले जाते हैं, उस प्लैनेट पे ले जाते हैं जहाँ पे विंग था। विंग को पता चल गया था उसकी प्रेगनेंसी का, कि वो ट्विन से प्रेग्नेंट है। जब वो 4 महीने प्रेग्नेंट था, तब उसे वेंचिंग ने, जो पहले 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, बहुत क्रूशियल होते हैं, तो इसलिए उन दिनों कुछ भी विंग को स्ट्रेस नहीं दिया गया था। लेकिन जब विंग की प्रेगनेंसी को 4 महीने हो गए थे, तो वेंचिंग ने उसे बता दिया था कि वो ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है। या लंजा जैसे ही उसे मिलने आता है, वो देखता है विंग उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और अपने अपने टमी को सहलाते हुए अपने बच्चों से बात कर रहा था। अब वो 6 मंथ प्रेग्नेंट हो चुका था और वो उसका जो टमी था वो भी बेबी बम्प आ चुका था, जिसे वो सहलाते हुए अपने बच्चों से बहुत सारी बातें कर रहा होता है। उसका थोड़ा सा सैड फेस होता है और वहाँ पे बैठा वो गुनगुना रहा होता है, जिससे कि मानो एक माँ अपने बच्चों को लोरी सुनाती है। ऐसा ही लग रहा था जैसे वो अपने बच्चों को लोरी सुना के अपने पेट में ही सुला रहा हो। और ये बहुत क्यूट सा दृश्य था, जिसे देख के वांगजी का ना दिल, जब वो वहाँ पहुँचता है, वो पिघल जाता है। और यहाँ पर जैसे ही वांगजी पहुँचता है, तो जोजिशो यानी कि उसके शिफो वहाँ होते हैं। वनकशिंग भी ये नज़ारा देख के ना उसका दिल दहल जाता है और वो बहुत इमोशनल फील कर रहा होता है, क्योंकि कभी भी जोजिशोर उसकी लाइफ में बेबी नहीं आ पाया था, तो वो ये वाली फीलिंग वो कभी फील नहीं कर पाए थे। जोजिशो की भी आंखें सैड होती थी जब भी वो विंग को इस तरह से लंजा के लिए तड़पते हुए देखते थे। यहाँ पर जैसे ही लंजा आता है, वो उसे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है। विंग स्पेशली जो उसका बेबी फैट होता है, उसे देख के कि विंग उसके बच्चों को कैरी किए हुए हैं। और विंग जबकि डबल ट्विंस बेबी थे, तो उसका नॉर्मल लोगों से ज़्यादा बेबी बम्प आ रहा था, क्योंकि उसके पेट में 2 नन्हे जान थे, जो कि उनकी ज़िंदगी आगे बनने वाले थे। वो धीरे धीरे, बिल्कुल धीमे धीमे कदमों से विंग के पास चल के जा रहा होता है और विंग का पूरा ध्यान अपने बच्चों में था। लेकिन वो एक ऐसा ओमेगा था जो कि बहुत ज़्यादा सचेत हो जाता था जब भी उसे कोई खतरा या कुछ भी ऐसा भास होता था। और यहाँ पर उसे जैसे ही एक खुशबू आती है, वो समझ आता है कि यहाँ लंजा आया है, और वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, लंजा तुम यहाँ। लंजा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, विंग तुमने मुझे कैसे पहचाना? विंग हंसते हुए कहता है, तुम एक अल्फा हो, तुम्हारे फेरोमोन्स कहीं भी रिलीज हो सकते हैं, और तुम भूल गए हमारे बेबी तुमसे कनेक्टेड रहते हैं। इधर आओ, देखो ना, ये दोनों बड़े प्यार से सो रहे हैं, अपने बाबा का स्पर्श ये लोग लेना चाहते हैं। इधर आओ, मेरी टमी पे हाथ रखो। वांगजी जैसे ही उसके पास जाता है, विंग बड़े प्यार से अपनी टमी पे, अपनी बेली बटन पे लवांगजी का हाथ रखवाता है। लवांगजी इस टाइम पे, जो कि विंग की आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो गई थी, नम हो गई थी, तो उसे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझता कि कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था। अगर वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ, जो कि 2 ट्विंस बच्चों से प्रेग्नेंट है, उन्हें ये बता देगा कि तुम्हें मारने की साजिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं विंग अपने और बच्चों को लेकर इनसिक्योर हो जाएगा। और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि विंग को कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो। वो विंग के पास बैठता है, वो अपने बच्चों को, उसके बेबी बम को सहलाता है। वो विंग के रोप्स को हल्का सा साइड करता है और उसके बेबी बम को देखने लगता है। फिर वो उसके बेबी बम पे पास में जाकर उस पर किस करता है। विंग की आंखें जैसे भर आई थी और वो सच में रोने लगता है और कहता है, लंजा हमारे बच्चों ने तुम्हें बहुत मिस किया। लंजा जैसे ही अपने बच्चों पे हाथ फहराता है, बच्चे उसके स्पर्श को समझ जाते हैं और यहाँ पर दोनों के बीच में एक अलग सी एनर्जी का आदान प्रदान होता है। लंजा को समझ नहीं आ रहा था ये कैसी कैसी शक्ति है। यहाँ पर वो हंसते हुए कहता है, विंग, कि ये अपने फादर को पहचान रहे हैं। बेबीज़, ये तुम्हारे बाबा हैं, तुम अपने बाबा को देख रहे हो ना? लवांगजी, जो कि 2 मिनट के लिए स्टन रह जाता है और फिर से वो उसके पैर से बेबी बम्प को ऐसे सहलाने लगता है और वो विंग के आंसू पोंछ के कहता है, विंग तुम रो क्यों रहे हो? विंग कहता है, इतने टाइम बाद तुम मिले हो और तुमने देखो बच्चों को पहले टच किया है, मुझे हक भी नहीं किया। मुझे पता है मैं मोटा हो गया हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, हर कोई मुझे ज़्यादातर डांटते रहते हैं क्योंकि मैं बहुत खाने लग गया हूँ, लेकिन मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। तुम्हारे बच्चों की वजह से मैं इतना ज़्यादा खाता रहता हूँ और देखो मैं कितना मोटू सा हो गया हूँ, मेरे चीक्स भी बहुत चबी हो गए हैं। लंजा, अब मैं बिल्कुल अगली लग रहा हूँ ना? लंजा उसके चीक्स खींचता है, उसके आंसू पोंछता है और उसके चीक्स पे किस कर देता है और कहता है, नहीं तुम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो। फिर वो विंग के हाथों को
पकड़ता है और वो उसके हाथों को भी किस करने लगता है और कहता है थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। और फिर वो विंग के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाके अपने हाथों से उसके चेहरे को पकड़ के उसे एक लिप किस करता है। वो बहुत देर तक डीप किस कर रहे होते हैं और ये चीज़ वन कशिंग और ज़ाओ ज़िशु जब देखते हैं तो वन कशिंग कहता है मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। ज़ाओ ज़िशु कहता है बिल्कुल, हमें इन लव बर्ड्स को बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। वैसे भी ये 3 महीने बाद मिले हैं। वहाँ पर जैसे ही वन कशिंग ज़ाओ ज़िशु के साथ जाता है तो वो ज़ाओ ज़िशु को पीछे से हक कर लेता है और कहता है बहुत टाइम हो गया, तुम मेरे साथ इतने टाइम से पास भी नहीं आए हो। ज़ाओ ज़िशु उसे कोहनी मारते हुए कहता है चुप करो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम इनके गौशी हो और मैं शिफू हूँ, हमें थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए डिस्टेंस। यहाँ पर वन कशिंग कहता है मैं एक अल्फा हूँ, तुम ओमेगा हो, अगर हम रोमांस नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और बच्चों को हमसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, तो उन्हें हमसे कैसे एक दूसरे को प्यार किया जाता है ये भी सीखना चाहिए। और वो ज़ाओ ज़िशु को पीछे से ही पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। यहाँ पर वांगशन का किस चल रहा था और वहाँ वेंजू का किस चल रहा था और उन दोनों के ही केस बहुत ज़्यादा डीप हो जाते हैं क्योंकि वन कशिंग अक्सर बाकी लोगों के काम आना जाना और फैंग और बहुत सारे लोगों से ही जुड़ा रहता था, जिसकी वजह से जो हमारा ज़ाओ ज़िशु था वो विंग की बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा था। विंग का खाना पीना वेंचिंग के साथ मिलके उसका पूरा ख्याल रखना, उसको आने जाने में मदद करना, जिसकी वजह से वन कशिंग और ज़ाओ ज़िशु भी बहुत कम मिल पाते थे एक दूसरे से, बहुत कम उनका इंट्रैक्शन होता था। उन दोनों के बीच में भी कभी कभी 10-10, 15-15 दिन तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती थी क्योंकि ज़ाओ ज़िशु जो था वो अपना सारा टाइम विंग और उसके दोनों बच्चों के लिए दे रहा था। क्योंकि वो कभी पेरेंट नहीं बन पाए थे तो वो जानते थे कि एक पेरेंट बनना कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है और वो सच में चाहते थे कि विंग के बच्चों को कभी भी कुछ ना हो। और एक अच्छे गौशी और शिफू होने के नाते वो उन बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। अक्सर रात के टाइम विंग के आसपास बैरियर ज़ाओ ज़िशु अपनी ही कोर से बना दिया करता था अपनी शक्तियों को यूज़ करके, ताकि दोनों बच्चों और विंग को कोई भी तकलीफ़ ना हो। वन कशिंग पूरे घर में प्रोटेक्टेड बैरियर बना के रखता था कि कोई भी ऐसा आत्मघाती हमला ना हो जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए। यहाँ पर जब बाहर बैठे हुए वन कशिंग हमारे विंग और जो हमारा वांगजी था वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं, धीरे धीरे वांगजी विंग के कपड़ों को खोल देता है और वो आंगन में ही बैठे बैठे एक दूसरे के साथ किस करने लगते हैं। वांगजी अपनी सांसों को उसकी नेक पे छोड़ने लगता है। तभी विंग कहता है वांगजी यहाँ नहीं, अच्छा नहीं लगता, हम ओपन में हैं। वांगजी उसे कहता है ठीक है, क्या हम रूम में चले। विंग कहता है क्या तुमने शिफू और गौशी से बात कर ली। वो मुस्कुरा के कहता है मैं बाद में बात कर लूँगा, अभी मेरा टाइम मेरे बीवी का है। और वो ऐसे बोल के उसको हाथ से पकड़ता है, उसे खड़े होने में हेल्प करता है और धीरे धीरे उसे रूम की तरफ ले जाता है। रूम में जाते ही वांगजी विंग के साथ बैठता है और वो विंग को बिल्कुल हल्के से ही हक करता है। टाइट हक नहीं कर सकता था क्योंकि विंग का बेबी बम था और वो बच्चों को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। वो प्यार से विंग को लेटाता है और विंग के वो आउटर रोब्स को और इनर रोब्स को खोलने लगता है। विंग की जो चेस्ट थी वो काफ़ी हेल्दी हो गई थी क्योंकि वो एक ओमेगा था और उसे आगे चल के अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि दूध भी पिलाना था, तो जिसकी वजह से उसकी ब्रेस्ट थोड़ी सी हेल्दी हो जाती हैं। वांगजी धीरे धीरे उसकी ब्रेस्ट को लिक करने लगता है और इन्हें सक करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा मुआयन करने लगता है। वांगजी देखता है कि उसके ओमेगा की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा अलग है क्योंकि विंग एकदम से हीट में आ जाता है वांगजी की छूते ही, क्योंकि अभी तक वो अपनी हीट को दबाने की ना जाने कितनी प्रकार के काढ़े और दवाइयाँ खा चुका था। वांगजी अपने ओमेगा को बहुत प्यारे तरीके से उसकी नेक पे और उसकी ब्रेस्ट को सक करते हुए किस करते हुए बहुत प्यार से उसके साथ रोमांस करता है। वो धीरे धीरे विंग के पैंट्स को भी लूज़ कर देता है और उतार ही देता है और वो अपने भी कपड़ों को उतार देता है और वो धीरे से विंग के पास जाता है, उसकी टांगों को खोलता है, बीच में बैठता है और विंग को ओरल सेक्स देने लगता है ताकि विंग जो इतने टाइम से अपने आप को काबू किए हुए था वो कहीं ना कहीं उसके अंदर का जो भी स्ट्रेस था वो रिलीज़ हो जाए। और ऐसा ही होता है। वांगजी जब विंग पूरा सेटिस्फाई हो जाता है तो वांगजी वहाँ से उठकर विंग को प्यार से उसकी कमर के नीचे 2 सराहने लगाता है ताकि उनके बीच में जब सेक्स हो तो बच्चों को दिक्कत ना आए। वांगजी विंग को बेड के सहारे लेटाता है और खुद बेड के सहारे खड़ा हो जाता है और वो सराहने उसके बम और कमर के नीचे लगाता है ताकि बच्चे उसकी
खड़े होने की लेंथ तक आ सकें और विंग के साथ वो बहुत स्लाइटली, बहुत प्यार से और बिना किसी वाइल्डनेस के साथ सेक्स कर सके। और यहाँ पर वो बहुत स्लोली विंग को पहले प्रिपेयर करता है और उसके बाद विंग के साथ धीरे धीरे सेक्स शुरू करता है। वो विंग के ज़ोर से सेक्स इसलिए नहीं करता ताकि विंग की वॉर्म में जाके वो चीज़ें ना लगें और जिसकी वजह से बच्चों को या दोनों बच्चों को कोई नुकसान हो। वो स्लोली और बड़े ही रोमांटिक तरीके से विंग से प्यार करता है और विंग के साथ सेक्स करता है। और ऐसे टाइम में वो विंग की थाइस को, विंग के पैरों को किस करता रहता है, जिसकी वजह से उनके बीच का स्टिमुलेशन यानी कि उनके बीच में जो संबंध थे, जो एक दूसरे को लेकर आकर्षण था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। और विंग के पूरे शरीर में जैसे मानो करंट सा ही दौड़ पड़ा हो, मानो बिजली की कोई नंगी तार को उसने छू लिया हो, जिससे उसकी पूरी बदन में 100 वोल्ट का करंट लग रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही होता है। लंजा धीरे धीरे फिर उसकी पूरी दोनों टांगों को खोल देता है और धीरे धीरे उसी सेम पोजीशन में बड़े प्यार से ही रोमांस करता है। वो एक बार भी वाइल्ड नहीं होता ताकि उसके दोनों बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारा जो बच्चा होता है ना, वो पेट में घूमता रहता है और बच्चे की मोस्टली सिर की जो जगह होती है वो माँ की वॉर्म, जहाँ वूम्ब शुरू होती है उस साइड होती है। और वो नहीं चाहता था कि बच्चे की माँ जो सिर की सतह है उस पर ज़रा सी भी कोई चीज़ टकराए और जिसकी वजह से बच्चे अबनॉर्मल भी पैदा हो सकते हैं। वो विंग के साथ बहुत स्लोली, बहुत प्यार से और बिल्कुल एहतियात बरतते हुए ही सेक्स करता है। और वो रिलीज़ भी अंदर नहीं करता कि कोई भी चीज़ बच्चादानी या किसी भी जगह ऐसी ना जाए जिससे विंग को इन्फेक्शन हो जाए। वो रिलीज़ भी आराम से अपने ही हाथ में और विंग के टमी के आसपास ही कर देता है और वो टमी के छेद के आसपास भी नहीं करता। वो धीरे धीरे जो उसने वहाँ पर मेस क्रिएट कर दिया था और जो उसका वीर्य वहाँ पे विंग के ऊपर लगा हुआ था उसे भी क्लीन कर देता है। और फिर वो नेकेड ही विंग के पास आके लेट जाता है। वो विंग को क्लीन करने के बाद विंग के टमी को ही देख रहा होता है। विंग जो कि शर्माता है और कहता है, लंजा ऐसे क्या देख रहे हो। लंजा उसके टमी को किस कर देता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये दोनों इतने बड़े हो गए हैं। विंग कहता है, तुम्हें पता था कि मैं ट्विन से प्रेग्नेंट हूँ। लंजा कहता है, मुझे वेंचिंग ने पहले ही बता दिया था। विंग एक नकली सा मुक्का मारते हुए उसके शोल्डर पे कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। लंजा कहता है, हम नहीं चाहते थे तुम्हें स्ट्रेस हो, क्योंकि तुम उस वक्त बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करते थे और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी और तुम बहुत ज़्यादा ना बहुत जल्दी वीक हो जाते थे, तुम्हें कमज़ोरी फील होती थी। इसलिए ये बात सुनते ही विंग समझता है कि उसे लेकर लवांगची कितना ज़्यादा कंसर्न रहता है और उसे ये चीज़ अच्छी लगती है। तभी वो विंग की बढ़ी हुई ब्रेस्ट की तरफ देखता है और कहता है, ये भी कितने बड़े हो गए हैं। विंग जिसे ये सुनते ही बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है और उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है। लवांगची उसके जो प्यारे से बहुत ज़्यादा स्वेलो हुए भी यानी कि सूजे हुए निपल्स थे उनको अपनी उंगलियों से टच करने लगता है और कहता है, ये तो सच में बहुत बड़े हो गए। मैं 3 महीने के लिए क्या गया, तुम्हारी बॉडी में कितने सारे चेंजेस आ गए हैं विंग, सच में। वैसे ये चेंज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विंग एकदम से उसे देखकर उसे मारने लगता है और कहता है, यू पर्वर्ट, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना। वांगची कहता है, तुमसे कैसी शर्म। और वो धीरे से विंग के पास जाता है और वो विंग की ब्रेस्ट को फिर से लिक करने लगता है। विंग कहता है, ओह लंजा, तुम्हें पता है ना मैं दोबारा नहीं कर पाऊँगा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। लंजा कहता है, डोंट वरी, मैं सेक्स चाहता भी नहीं हूँ, बट मैं इन्हें सख्त तो कर सकता हूँ, मुझे बस थोड़ी देर इनसे खेलने दो। विंग कहता है, तुम बहुत ज़्यादा परवर्ट हो गए हो। वो लवांगची के हाथों को और उसके चेहरे को दूर करने की कोशिश करता है, बट लवांगची उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ ना, बहुत दिन हो गए, मैंने तुम्हारी बॉडी को अच्छे से देखा भी नहीं है, कितने सारे चेंजेस हुए हैं, मुझे हर दिन का चेंजेस देखना था, बट कोई बात नहीं, अब जब तक तुम बच्चों को जन्म नहीं देते, मैं हर रोज़ तुम्हारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ये देखना बिल्कुल पसंद करूँगा। विंग थोड़ा सा शर्मा जाता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। लंजा और उसके बीच सब कुछ अच्छे से होने लगता है। अब वो कम से कम हफ्ते में 2 बार या 1 बार रोमांस करते थे, लेकिन वो भी लंजा बहुत चीज़ें एहतियात बरतते हुए करता था। उसने लेंस एक्ट में सारी किताबें खोल डाली थी और उसमें पढ़ा था कि कैसे फॉरबिडन एरिया में वो जा सकता था, क्योंकि अब वो शादीशुदा था और फॉरबिडन एरिया में उसके जाने की कोई भी मनाही नहीं थी, क्योंकि वो एक लैन था और वो ब्लड लाइन से ही वो लैन सेक्ट के
मेन मेंबर्स में से एक था। और वो वहाँ जाके एक प्रेग्नेंट ओमेगा को कैसे ट्रीट किया जाता है, बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचे अगर मर्द और जो उसके ओमेगा है उसके बीच में, यानी कि अल्फ़ा ओमेगा के बीच में जब शारीरिक संबंध बनते हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस तरह से अपने ओमेगा को सेटिस्फाई किया जाता है, सारी चीज़ें पढ़ता है ताकि उसके बच्चों को कोई नुकसान ना हो। और हर इंसान को अपनी लाइफ में चीज़ें बिल्कुल पढ़नी चाहिए, डॉक्टर से सारी सलाहें लेनी चाहिए ताकि कभी भी किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर लवांग जी भी बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा हस्बैंड था। उसने यहाँ तक कि लैंड सेक्ट के टीचर से भी सारी चीज़ों की नॉलेज ली थी, जो कि वहाँ के मतलब वैद्य होते हैं, उनसे जाकर पूछा था। क्योंकि जो इम्पीरियल डॉक्टर होते हैं, जो महान वैद्य होते हैं, जो उन लोगों की सुरक्षा के लिए वहाँ आए होते हैं, वो लोग हर चीज़ के बारे में जानकारी रखते थे। और वो वांग जी से पहले पूछते हैं कि आप इतनी जानकारियाँ क्यों लेना चाहते हो। तो वांग जी कहता था कि कुछ नहीं, मैं इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है। मुझे इस सब्जेक्ट में रुचि है, मैं पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं एक अच्छा अल्फ़ा बन सकूँ। और वांग जी के मुँह से ये सब सुन के लोग शॉक्ड होते थे, लेकिन उन्हें हैरानी नहीं होती थी क्योंकि लैंस अपनी लाइफ में अपने स्पाउस को लेके, मतलब अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा केयरिंग रहते हैं और हर इंसान को केयरिंग होना चाहिए। और लवांग जी भी उन्हीं इंसानों में से था जो अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा केयरिंग था। यहाँ पर इनका रोमांस ख़त्म होता है और वांग जी को अब ऐसे हफ्ता बीत गया था वहाँ पे रहते रहते। वांग जी गौशी को सारी चीज़ें बताता है। धीरे धीरे अब विंग के मूड स्विंग्स होते थे, कभी वो रोने लग जाता था और कभी वो बहुत गुस्सा करता था। कभी कभी तो वो वन कशिंग के पीछे पड़ जाता था, स्पेशली तब जब वन कशिंग जोज इशू और वो साथ बैठे हों तो उसे अपने गौशी पे गुस्सा आ जाता था। जिस गौशी पे कभी उसे गुस्सा नहीं आया वो वन कशिंग के आसपास ही दौड़ता रहता था और उसे बहुत सारे काम कहता था, जैसे कि कच्चे आम ढूंढ के लाओ उसके लिए, उसे खट्टी खट्टी इमली खानी है। और ये सारा प्रावधान ना, सारी चीज़ें मैनेज ना गौशी करते थे, क्योंकि वो कभी कभी अपने जादू को यूज़ करके मॉडल वर्ल्ड में जाते थे। वहाँ से जितनी भी खट्टी मीठी चीज़ें होती थी उसके लिए लेके आते थे, जिसमें से भी को सबसे ज़्यादा पसंद था पृथ्वी पे बनने वाला आम पापड़ा, जो कि बहुत टेस्टी होता है। और वो आम पापड़े की मान लो उसने तो इतनी सारी चीज़ें मंगवाई हुई थी कि गौशी कभी कभी अगर उससे कह दें कि वींग मेरा भी आम पापड़ा खाने का मन हो रहा है, तो वींग तो उन्हें आंखें दिखाने लगता था, जैसे उन्होंने उससे आम पापड़ा नहीं उसके बच्चे मांग लिए हों या फिर कोई जायदाद में बहुत बड़ा हिस्सा। वींग से अगर कोई भी इंसान कुछ मांगता था ना, उसकी हेयर पेन या फिर गोल्ड का कोई सामान, विंग खुशी खुशी चीज़ें दे देता था। लेकिन अगर कोई उससे अचार या फिर ये कह दे कि यार आम पापड़ा दे दे या कच्चा आम दे दे या फिर कैरी दे दे, इमली दे दे, तो विंग तो उन लोगों को बिल्कुल ऐसे हो जाता था जैसे वो एक एंग्री वुल्फ हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही उन्हें काटने को दौड़ता था। और वो कभी कभी तो अपना शेप शिफ्ट करके उन लोगों को सताने भी लगता था। मोस्टली वो गौशी जब भी उसके साथ कभी भी, क्योंकि वन कशिंग को चटपटा खाना ये सब चीज़ें बड़ी मज़ेदार लगती थी, स्पेशली उसे इमली खाने का बड़ा शौक़ था। वो छुप छुपा कर अगर वींग के लिए कुछ पैकेट्स लेके आ रहा है तो वो जोज इशू के लिए भी कुछ ले आता था ताकि वो अपने रूम में खा सके। लेकिन पता नहीं कहाँ से वींग की नाक इतनी तेज हो गई थी प्रेगनेंसी के दौरान कि उसे खुशबू आ जाती थी और वो अपने गौशी के पर्सनल बेडरूम तक में पहुँच जाता था कि आपने इमली कहाँ छुपाई है, आपने आम पापड़ा कहाँ छुपाया है। और वन कशिंग ना कभी कभी उस पर चिल्लाता था तो वो लंजा के सामने रो रो कर ज़्यादा ड्रामे कर देता था, जिसकी वजह से लंजा और गौशी में भी लड़ाई हो जाती थी। लेकिन वो ये जानते थे कि वींग के साथ जो भी हो रहा है ये उसकी सिक्स सेंस इस वक्त इतनी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि उसके जो बच्चे हैं ना वो 2 हैं, एक भी नहीं है। और गोल्डन कोर की जब एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक तो विंग की अपनी शक्ति इमॉर्टल होने की, दूसरी उसके जो 2 बच्चे हैं वो 2 रेसेस का, यानी कि 2 जीन्स का मिक्सचर है, जिसमें से एक है जो कि ह्यूमन रेस है और एक है इमॉर्टल की रेस। तो इसलिए कभी कभी उनकी जो शक्ति होती थी वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती थी कि विंग के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। यहाँ तक कि लवांगची जब भी उसे इंटीमेट होता था तो कितनी बार तो विंग उसे इंटीमेट होने से मना कर देता था, क्योंकि बस वो ये नहीं चाहता था कि उसके बच्चों को कुछ ना हो जाए। और कभी कभी विंग बीच रोमांस में ही जान के रोता था, जिसकी वजह से
और ऐसा नहीं है कि उसे दर्द हो रहा है या नहीं, वो बीच रोमांस में रोकर कहता था कि मुझे इमली खानी है। और लंजा जिसका अच्छा खासा मूड बना होता था, वो मूड एकदम चौपट हो जाता था और लंजा के साथ KLPD हो जाती थी। और वो कभी कभी कहता था, विंग तुम इस दुनिया के सबसे सबसे बुरे ओमेगा हो। विंग कहता था, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इमली खानी है, क्या तुम अब किचन में जाकर इमली खाने के लिए मुझे ला के दोगे? तब लंजा गुस्से में कहता था, तुम्हें बीच सेक्स में इमली खाना कैसे याद आ सकता है? तो विंग हंसते हुए कहता था, मुझे आम पापड़ा भी खाना है, मुझे भूख लग रही है, और आते हुए अचार भी ले आना। और वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता था, वो वहाँ से हटता था। फिर अपने हाथ से खुद को सेटिस्फाई करने के बाद, वो खुद को क्लीन करने के बाद, विंग को क्लीन करने के बाद किचन चला जाता था। और उसका मुंह बिल्कुल देखने लायक था, ऐसा लगता था जैसे मरी हुई चुईया उसे सुंघा दी हो। वो इतना ज़्यादा उसका मुंह लटक जाता था और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता था। और विंग ये सब देख देख के बड़ा एंजॉय करता था। और पता नहीं क्यों जब भी वो एंजॉय करता था, वो अपने बच्चों को सहलाते हुए कहता था, तुम्हारे बाप की टांग खींचने में बड़ा मज़ा आता है, तुम्हारे पापा को जो तंग करने में का मज़ा है ना, सच में ये मज़ा मैंने कभी नहीं लिया। और लिटरली इतना तंग तो मैंने इसे तब भी नहीं किया था जब तुम्हारे बाबा 16 साल के थे, लेकिन इस उम्र में तुम्हारे बाबा को तंग करने का जो मज़ा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल है। धीरे धीरे विंग के 9 मंथ कंप्लीट होते हैं और एक दिन विंग की जो वाटर होती है वो जगह ब्रोक हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में से बहुत सारा पानी और बहुत सारा लिक्विड निकल जाता है। और वो ज़ोर से चिल्लाता है ये सब देख के, क्योंकि उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसकी चीख सुन के सब डर जाते हैं। वहाँ पे जोजिशु भाग के आता है और वो देखता है कि विंग के साथ क्या हो गया है। वो समझ जाता है कि अब कुछ ही देर में विंग को अब उसके डिलीवरी वाले दर्द उठने वाले हैं। और वो यहाँ पर वंचिंग को एक संदेश भेजता है। वंचिंग भी वहाँ आती है, वो विंग को चेक करती है। अब थोड़ी ही देर बाद, कुछ घंटों बाद, विंग ने चिल्लाना, शोर मचाना शुरू कर दिया था। और जब भी उसके सामने वांगची या गौशी आते थे, पता नहीं क्यों अल्फाज को देखते ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और वो उनकी तरफ कुछ भी उसके हाथ में आता था ना, वो उठा के फेंक ही देता था, जिसकी वजह से घोषी और जो हमारा प्यारा सा लंजा था वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन जब विंग की डिलीवरी का टाइम आता है तो वनचिंग यहाँ पर लंजा को कमरे में बुला देती है ताकि उसके सेंड से विंग थोड़ा सूदिंग रहे। और उसके बाद यहाँ पर विंग को लंजा का हाथ पकड़ के अपनी डिलीवरी करानी पड़ती है और यहाँ पर उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। लेकिन जैसे तैसे करके विंग की डिलीवरी हो जाती है और उसके बच्चे एक एक करके, एक बच्चा पहले बाहर आता है और दूसरा बच्चा कुछ ही मिनटों के अंदर बाहर आ जाता है। और यहाँ पर विंग भी सुरक्षित होता है। विंग जो था वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, लेकिन सारा हौसला रखते हुए सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि उसे जो शक्ति थी वो गौशी, जोजिशु और जो हमारा लंजा होता है वो मिल के देते हैं। और तीनों की जब स्पिरिचुअल कोर उसके अंदर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा काम डाउन हो जाता है। बच्चे देने के बाद वो थोड़ी देर, जब उसे पता चलता है कि उसने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया है, वो वहीं पे थोड़ी देर सो जाता है, क्योंकि उसने इतनी अपनी ताकत लगाई होती है ना, एक बर्थ देने में इतनी ज़्यादा ताकत लगती है कि उसके बाद आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और विंग के साथ भी ऐसा था, उसके माथे पे इतने पसीने आ रहे थे कि लवांगजी धीरे धीरे अपने हाथों से उन पसीनों को पोंछता है। जो वेंचिक होती है और उसके साथ जो नैनी आई होती है, बाकी के वैद्य होते हैं, वो बच्चों को क्लीन करते हैं, बच्चों की कोट काटते हैं और बच्चों को अच्छे से क्लीन करने के बाद हाथ में देते हैं वांगची जो कि दोनों बच्चों को एक लेफ्ट में एक राइट में उठाए हुए था। यहाँ पर जोजिशु बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर वो तीनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान विंग भी काफ़ी ज़्यादा थोड़े से उसके आंसू आ गए थे, दर्द में था, तो वो लोग उस वक्त रिएक्ट नहीं करते। लेकिन बच्चों को देख के जो हमारा लंजा था, उसने दोनों हाथों में बच्चों को उठाया। उसे बेटी बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, जो कि पूरी की पूरी विंग की कॉपी थी, और उसे बेटा बिल्कुल अपने जैसा लगा। यहाँ पर जैसे ही जोजिशु सामने आता है, यहाँ पर वनकशिंग भी आगे आता है दोनों बच्चों को देखने के लिए। तो लंजा कहता है, शिफू, गौशी, ये दोनों आज से आपके ही बच्चे हैं, लीजिए ना गोदी में। जोजिशु थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन उसके अंदर का मदरपन बाहर आ जाता है और वो बड़े प्यार से पहले बेटी को हाथ में लेता है। वनकशिंग जोजिशु को ऐसे देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन में सोचता है कि चाहे हमारा अपना ही नहीं सही, लेकिन विंग के बच्चे को देखकर जोजिशु आज कितना खुश है, जैसे उसकी ना जाने कितने सालों की तमन्ना पूरी हो गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे
सोजिशु ने विंग के नहीं अपने बच्चे को हाथ में लिया है। वो बेटे को हाथ में लेता है और अपने सीने से लगा लेता है। वन कशिंग यहाँ पर बड़े प्यार से, बहुत ही ज़्यादा प्यार से जो वांगची का बेटा था उसे अपनी गोद में लेता है। वो बहुत प्यारा लग रहा था और अभी भी सो रहा था। वो उसे अपने पास लेता है, अपने सीने से लगाता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो कहता है, डोंट वरी लंजा, तुम्हारे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। लंजा के जो बेटा था वो अल्फ़ा था और बेटी ओमेगा पैदा हुई थी। यहाँ पर वो उसके बच्चे को बहुत प्यार से देखते हैं। दोनों उस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं क्योंकि लंजा भी बच्चों को संभालने में बहुत नया था और वो बड़े प्यार से बच्चे को निहारते हैं, साफ़ करते हैं और उसके बाद वो विंग को थोड़ी देर बाद उठा के बच्चे को फीड कराने में भी हेल्प करते हैं। विंग जो कि बहुत ज़्यादा थका हुआ था वो बच्चों को दूध पिलाता है। तब उसे दूध पिलाने से पहले जैसे कि उसे स्वेटिंग हुई थी तो शिशु अच्छे से उसकी चेस्ट को यानी कि ब्रेस्ट को क्लीन कर देता है ताकि वो बच्चे को हाइजीनिक तरीके से दूध पिला सके। और उसके बाद ही वो बच्चों को अपना पहला माँ का गाढ़ा दूध पिलाता है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर विंग भी जब बच्चों को दूध पिला देता है तो ना जाने उसके अंदर इतना बड़ा कोई चीज़ थी जो रिलीज़ हो जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने बच्चों को दूध पिलाने के बाद उसके अंदर जो इतना कुछ चल रहा था ना वो सब रिलीज़ हो गया, सारी टेंशन निकल गई और वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। आई होप गाइस आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।